नमस्कार, मैं सिमरन तिवार अभय न्यूज के 18 जून शुक्रवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं दिन भर की कुछ प्रमुख सुर्खियाँ। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। स्नेह नगर में रहने वाले लोग एक छुट भैया नेता से भयभीत हैं। आलम यह है कि नेताजी कॉलोनी वासियों को बंदूक से धमकाने में भी गुरेज नहीं करते। दरअसल ये पूरा मामला स्नेह नगर से जुड़ा है, जहां धीरज आंजना नाम के नेताजी निवास करते हैं। कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा में गुलाटी खाने वाले बिन पेंदे के नेताजी धीरज आंजना के घर के ठीक सामने 30 गुणित 50 का भूखंड विगत 20 सालों से लावारिस अवस्था में पड़ा हुआ है। वैसे तो यह प्लॉट किसी नवीन पिता अशोक के नाम दर्ज है, लेकिन वर्षों से उसका कोई अता पता नहीं है, इसलिए अक्सर लोग यहाँ कचरा डाल देते हैं। इसलिए नगर निगम ने एक बड़ा सा बोर्ड लगा रखा था ताकि लोग वहाँ कूड़ा दान न बना दें। लेकिन पिछले दिनों धीरज आंजना ने नगर निगम के बोर्ड को काट पीट कर उससे गेट बनाकर उस भूखंड पर कब्जा कर लिया। चूंकि कॉलोनी के लोग उक्त भूखंड पर गाड़ियां पार्क कर रहे थे, इसलिए उन्होंने नेताजी का विरोध कर दिया। बस फिर क्या था, नेता युद्ध के लिए उतारू हो गए और पूरे परिवार के साथ लड़ने निकल पड़े। इस बारे में वहीं रहने वाले भरत बडोले नामक युवक ने उज्जैन एसपी को लिखित शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही निगम कमिश्नर को भी आवेदन देकर बताया है कि कैसे धीरज ने नगर निगम के बोर्ड को अपनी बपोती समझकर कब्जा किया है। अब देखना ये है कि पराये माल को अपना बताने वाले नेताजी का जुलूस कब निकलता है। क्या कोई बिजली का खंभा चल भी सकता है? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन उज्जैन शहर के वार्ड नंबर 19 के मिल्कीपुरा में बिजली का खंभा चल रहा है। हर बार वह अपनी मूल जगह से 2 फीट आगे चला जाता है। अब इस बार फिर वह आगे बढ़ने की तैयारी में है और खंबे के आगे बढ़ने से गली में 4 व्हीलर बंद होने की आशंका से गली वाले डरे हुए हैं। मामला पुलिस के पास पहुंच गया है। दरअसल ये खंबा मकान नंबर 11 के हाल ही में नए मालिक बने बड़ी मस्जिद के पेश इमाम कमरुद्दीन के मकान के अगले हिस्से में आ रहा है। सुरक्षा की दृष्टि और जमीन का हवाला देते हुए पेश इमाम इस खंबे को हटवाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर मोहल्ले वालों की आपत्ति है। उनका कहना है कि कुछ साल पहले तक ये खंबा अभी वाली जगह से 2 फीट पीछे होता था। फिर पुराने मकान मालिक ने नया कंस्ट्रक्शन कराया तो खंबा उनके मकान के अगले हिस्से में आ गया। अब एक बार फिर खंबे को आगे खिसकाने की कवायद की जा रही है। क्षेत्रीय नागरिक मोहम्मद यूसुफ चूड़ीवाला ने बताया कि 2 साल पहले खंबा मौजूदा जगह से 2 फीट पीछे था। तब भी जमीन अपनी होने का हवाला देकर खंबे को 2 फीट आगे बढ़ा दिया था। अब फिर से नया मालिक इसे 2 फीट आगे बढ़ाने जा रहा है। इसके लिए उसने बिजली कंपनी और नगर निगम से अनुमति भी ले ली है। चूड़ीवाला के मुताबिक खंबा आगे बढ़ने से आम आदमी को नुकसान होगा। इमरजेंसी की स्थिति में 4 व्हीलर गली में नहीं आ सकेगी, तब क्या होगा? ये खंबा अभी मौजूद है, आप देखेंगे इस पे लाइट भी जल रही है। इस मकान मालिक का ये कहना है कि ये खंबा मेरे घर में घुस गया, इसलिए इसको आगे लाना है। मेरा ये कहना है चैलेंज के साथ, दावे के साथ, कि इसके पीछे 2 साल पहले ये केबल डली थी तो ये गार्डर लगी है। सीमेंटेड खंबा इस खंबे के पीछे था जो 2 फीट पीछे था। अभी क्या विवाद है? अभी ये विवाद है कि इसमें परमिशन ले ली गई है और कल थाने पर उसने परमिशन बताई है। हमने आज विद्युत मंडल के अधिकारियों को लिखित में शिकायत दी है और मौका मुआयना वो करें, इसका निवेदन करा है। अगर ये खंबा आगे आ गया तो ये यहाँ से किसी भी तरह से ना तो एम्बुलेंस निकल सकती है ना कोई गाड़ी निकल सकती है। इस बात का हमको विवाद है। ये कमरुद्दीन नाम का व्यक्ति है जो यहाँ बड़ी मस्जिद के अंदर पेश इमामत करता है, नौकरी करता है और उसने ये मकान खरीदा है। एक युवा ने आंजना समाज के लोगों से 1 लाख रुपए पर हर सप्ताह 20,000 रुपए देने का झांसा देकर करोड़ों रुपए हड़प लिए। युवा अपनी पत्नी के साथ शहर से फरार हो गया। ठगाए लोगों ने शुक्रवार को नानाखेड़ा थाने पर आवेदन देकर प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। इधर युवा के भाई के समर्थन में जिला अभिभाषक संघ के सदस्यों ने ज्ञापन सौंपा। दरअसल ठगी की ये कहानी शहर में 1 साल पहले शुरू हुई थी। मालनवासा के रहने वाले आनंद भटोल ने समाज के लोगों को भारी कमाई के सपने दिखाए। उसने लोगों से कहा कि वह 1 लाख रुपए उसे दे तो वह हर सप्ताह अनलिमिटेड 20,000 रुपए देगा। आनंद के झांसे में काफी लोग आ गए। इनमें बसंत विहार के मनीष आंजना भी है। समृद्ध खेती करने वाले मनीष ने 65 लाख रुपए आनंद के हवाले कर दिए।
शुरुआत में तो आनंद ने 20,000 रुपए लौटाए, लेकिन बाद में वह शहर से गायब हो गया। भारी रकम डूबने की आशंका में मनीष ने आनंद के पेशे से वकील भाई धर्मेंद्र भटोल से संपर्क किया तो उन्होंने रुपए लौटाने का आश्वासन दिया। 3 महीने बाद भी जब रुपया नहीं लौटा तो मनीष ने नानाखेड़ा थाने में आनंद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने का आवेदन दिया। मनीष के मुताबिक आनंद ने उज्जैन के 60 गांव के आंजना समुदाय से रुपया उठाया है। ये राशि करोड़ों में है। पहली लहर यानी 2020 का कोरोना खत्म हुआ और उसके बाद जब अपना व्यापार बाजार जब शुरू हुआ तो ये एक स्कीम लेकर आया आंजना समाज के लिए कि आप 1 लाख रुपए दो, मैं 1 लाख रुपए का 20,000 रुपये हफ्ता, और ये 20,000 रुपये हफ्ता अनलिमिटेड दूंगा, इसकी कोई रोक टोक नहीं है, अनलिमिटेड दूंगा बोले। तो पूरी आंजना समाज ने पहले तो धीरे धीरे स्तर पर देना चालू करा, फिर जब विश्वास जीता इसने तो लोगों ने फिर करोड़ों लाखों रुपए से देना चालू करा, क्योंकि आंजना समाज उज्जैन जिले में बड़ा संपन्न समाज है। इसलिए अपनी दोनों टाइम की फसलें 6-6 महीने की 2 फसलें देती है, गेहूँ सोयाबीन के बेचकर इनको पैसा दिया, और ये विश्वास जीतते आज ये 60 करोड़ की ठगी कर कर ये भाग चुका है। अभी इसका एक भाई है धर्मेंद्र भटोल, जो कि पेशे से वकील है, और वो तो मालनवासा में रहता है और उसके पिताजी के साथ रहता है। उसका धर्मेंद्र भटोल और उसके पिताजी का नाम है मांगीलाल। फरार है इसका छोटा भाई आनंद और इसकी वाइफ। तो हम आंजना समाज की ओर से घोषणा भी हमने करी है, युवा आंजना समाज ने, कि जो भी इसको पकड़ेगा, जो पकड़ के थाने पर लाएगा, उसको आंजना समाज की तरफ से 50 लाख रुपए देने का घोषणा कर रहे हैं। कानूनी कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन पुलिस की पूरी हो चुकी है। 420 और चिट फंड की कार्रवाई पूरी लगभग संपन्न हो चुकी है 99%। बस अब कुछ पुलिस ने जो जगह स्टेटमेंट लेने के लिए महू गई है, वहां से स्टेटमेंट जैसे आ जाएगा ऐसे यहाँ पे 420 और चिट फंड की कार्रवाई देने का आश्वासन हमें दे दिया। इस मामले में नानाखेड़ा टीआई ओपी अहिर ने बताया कि मनीष आंजना ने 65 लाख की धोखाधड़ी का आवेदन दिया है। जांच की जा रही है, सबूत अनुसार कार्रवाई करेंगे। बसंत विहार निवासी मनीष आंजना ने शिकायत की है कि कोई आनंद भटोल नाम का व्यक्ति है जिसने लोगों से, आंजना समाज के कुछ व्यक्तियों से उनको बताया कि वो क्रेडिट का काम करता है और वो 1 लाख रुपए के हर हफ्ते 20,000 रुपये देगा, उससे लोगों को मुनाफा होगा। इस प्रकार उसने मनीष आंजना के बताए मुताबिक कुछ लोग और भी हैं जिनके साथ उसने ये पैसे लेके, है ना, उनके साथ धोखाधड़ी की। अभी कितने लोगों के साथ ये ठगी की वारदात हुई है ये अभी जांच में लिया जा रहा है। अभी तो मनीष आंजना का आवेदन प्राप्त हुआ है तो उस पर जांच की जा रही है, और आनंद भटोल और इन्होंने जो आरोप लगाया है आनंद भटोल और उसका भाई धर्मेंद्र भटोल, तो इनके विरुद्ध जांच की जा रही है, और अगर साक्ष्य प्राप्त होंगे उसमें तो इनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इधर इस मामले को लेकर अभिभाषक संघ की तरफ से भी एसपी को आवेदन दिया गया। इसमें अभिभाषक धर्मेंद्र भटोल को अनावश्यक तौर पर परेशान करने का आरोप लगाया है। धर्मेंद्र भटोल ने बताया कि आनंद से उनका और उनके परिवार का कोई लेना देना नहीं है, बावजूद इसके लोग घर पर आकर धमकाते हैं, मुझे और मेरे पिता को परेशान करते हैं, फोन करके धमकियां देते हैं कि पैसा नहीं दोगे तो ऐसा वैसा कर देंगे। मतलब कि अनावश्यक लोग मुझे और मेरे पिताजी को परेशान कर रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और जिनका हमारे ब्रदर से कोई लेना देना है उनके ऊपर जांच हो, तो अगर हमारा कोई उसमें लेना देना था नहीं, वो अनावश्यक रूप से हमसे लोग परेशान कर रहे हैं। घर फोन लगाते हैं, घर पे आते हैं, धमकी देते हैं, भैया पैसा नहीं दोगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, और अनावश्यक रूप से परेशान करते हैं। आज यह क्या किया सर यहाँ पे एसपी साहब को आवेदन दिया है कि इस पक्ष मत से मामले में जांच करें, इसमें जब तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकले जब तक कुछ आगे की कार्रवाई न करें। देखिए, जब हमने वस्तु स्थिति अवगत कराया उनको, तो एसपी साहब ने संबंधित थाना प्रभारी को ये निर्देशित किया है कि जब तक कि इसकी जांच नहीं हो सकती है, जांच नहीं हो जाती है, तब तक हमारे अभिभाषक धर्मेंद्र भटोल और उनके पिता के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो। जांच होने के बाद यदि कहीं भी अगर उनका इन्वॉल्वमेंट होगा तो ही करेंगे। इसके लिए उन्होंने जांच के आदेश तुरंत अभियान उन्होंने थाना प्रभारी को दिए। अभिभाषक साथी धर्मेंद्र जी के भाई का कुछ समय पूर्व किसी से लेन देन हुआ था पैसों के लिए। इस कारण से सामने वाले इनके पूरे परिवार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि इनके पूरे परिवार इसमें अलिप्त हैं और इन लोगों ने हमारे साथ धोखाधड़ी करी है, जिसके लिए उन लोगों ने इनके लिए और इनके पिताजी के लिए आवेदन दिया है। हमारा कहना यह है कि बस इसमें निष्पक्ष जांच की जाए। अगर हमारा अभिभाषक साथी इसमें कहीं भी अलिप्त है, अगर उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस मिलता है तो बिल्कुल प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा उस पर कार्रवाई की जाए।
बेवजह हमारे अभिभाषक साथी को कोई परेशानी नहीं करी जाए। बस इस मामले में एक निष्पक्ष जांच की जाए। अगर कोई भी इसमें आरोपी पाया जाता है, किसी के खिलाफ कोई साक्ष्य पाया जाता है तो बिल्कुल कार्रवाई करें। हमारे अभिभाषक साथी अगर निर्दोष है तो हम मरते दम तक हमारे अभिभाषक साथी के साथ हैं। लोहे का पुल क्षेत्र में बहन से विवाद कर रहे साले को समझाना एक जीजा को भारी पड़ गया। साले और चाचा ससुर ने मिलकर युवक को पाइप चाकू से हमला कर घायल कर दिया। दरअसल ये घटना मंगलवार को लोहे का पुल क्षेत्र में हुई थी। यहाँ मोहम्मद रफीक के पिता के निधन पर कार्यक्रम आयोजित था। इसमें बेगम बाग में रहने वाली उसकी बहन भी आई हुई थी। बहन और भाई के बीच किसी बात पर विवाद हुआ तो बहन ने अपने शोहर मोहम्मद आरिफ को बुला लिया। फैब्रिकेशन का काम करने वाले आरिफ ने साले को समझाने की कोशिश की तो वह आग बबूला हो गया। परिवार के और लोग भी झगड़े में कूद गए। रफीक, उसके चाचा मोहम्मद नासिर, उनके बेटे फरीद और मोहम्मद याकूब ने चाकू, रॉड और डंडे से आरिफ को घायल कर दिया। मेरे को मेरे साले ने मारा है, चाचा ससुर ने मारा है, फरीद और पोंटिंग ने, चारों ने मारा मिलकर। मैं समझाने गया था तो क्या मतलब किस बात की विवाद? इनका बहन भाई का विवाह चल रहा था। मेरे बच्चों को लेने गया तो मेरे को घेर के मारा इनने। कायदा थाने के मल्लूपुरा से एक नाबालिग को एक युवक भगा ले गया। नाबालिग के मां बाप की थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। ऐसे में उन्होंने एएसपी से शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल नाबालिग 6 जून से लापता है। उसके पिता तेजाराम मालवी ने बताया कि गांव का ही अजय मालवी नाबालिग को अपने साथ बहला फुसला कर ले गया है। अजय खुसरा खेड़ी में एक दुकान पर काम करता है। आरोपी के मालिक दुकानदार से भी नाबालिग के माता पिता मिलने गए थे, लेकिन उसने भगा दिया और बोला कि मेरी अनुमति के बिना गाँव में पत्ता भी नहीं हिलता, तुम कैसे आ गए। एएसपी रविंद्र वर्मा ने नाबालिग के मां बाप को आश्वस्त किया है कि इस मामले में प्रकरण दर्ज हो जाएगा, गिरफ्तारी भी हो जाएगी। मेरी लड़की को अजय मालवी लेके गया है मेरे घर से तुप के, गला फुसला के लेके गया। वो सोए में तो, हाँ, मम्मी के पास में से लेके। मेरी लड़की की उम्र है 14 साल। अभी संक्रांत आएगी, जब आएगी 14 तारीख को, 15 साल की होगी। थाना पे जाते हैं तो हाँ कर देंगे 10-12 दिन हो गए सब जाते जाते, फिर भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं करते। 21 जून को अद्भुत खगोलीय घटना होगी। इस दिन दोपहर 12:28 पर सूर्य की परछाई गायब हो जाएगी। वेधशाला के शंकु यंत्र पर घटना को देखा जा सकता है। वेधशाला अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने बताया कि पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण सूर्य 21-22 जून को उत्तरी गोलार्ध पर कर्क रेखा पर लंबवत होता है। 21 जून की दोपहर 12:28 पर सूर्य की किरणें लंबवत होने से परछाई शून्य हो जाएगी। वेधशाला में इस घटना को शंकु यंत्र की मदद से आसानी से देखा जा सकेगा। 21 जून को ही उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होगी। इस दिन उज्जैन में सूर्योदय सुबह 5:42 पर, जबकि सूर्यास्त शाम 7:16 पर होगा। यह सबसे बड़ा दिन होगा। यह दिन 13.5 घंटे और रात 10.5 घंटे की होगी। 21 जून के बाद सूर्य की दिशा दक्षिण की हो जाएगी। इसे दक्षिणायन कहते हैं। इस तारीख से दिन छोटे होने शुरू हो जाएंगे। हालांकि कोरोना काल की वजह से इस बार वेधशाला में यह अद्भुत घटना देखने की व्यवस्था नहीं रहेगी, लेकिन इसे घर पर आसानी से देखा जा सकता है। बस छत पर जाकर आप किसी वस्तु की परछाई को शून्य होता देख सकते हैं। लघु वेतन कर्मचारी संघ ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर शुक्रवार को विधायक पारस जैन को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन में संघ के संभागीय अध्यक्ष प्रेमचंद्र नाहा ने कहा कि हमारी बस 3 ही मांगे हैं। पहली, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कार्यालय सहायक का पदनाम दिया जाए। दूसरी, महंगाई भत्ते का भुगतान एरियर्स के साथ जल्दी से जल्दी किया जाए। तीसरी, 2 साल से सेवाओं का एग्रीमेंट नहीं हुआ है, इसे जल्दी से जल्दी किया जाए। विधायक ने आश्वस्त किया है कि वो मांगों को सीएम तक पहुंचाएंगे। इस मौके पर कैलाश सिसोदिया, अमजद खान, लक्ष्मी नारायण बघेल, मनोज भरूच आदि मौजूद। 3 सूत्री मांगों को लेकर हमने मुख्यमंत्री के नाम विधायक द्वारा पहुंचाने का प्रयास मुख्यमंत्री को किया है और उनको जगाने की कोशिश की है। मांग है कि हमारा जो वेतन भत्ता वो दिया जाए, साथ में हमारा नाम परिवर्तन किया जाए और एग्रीमेंट जो हमारा 2 साल से रुके हुए हैं वो पूरे 2 साल का एरियल सहित भुगतान किया जाए। बचे खुचे मुहूर्त में अब 50 लोगों के साथ शादी हो सकेगी। हालांकि इसमें वर वधू पक्ष के 20-20 लोग ही होंगे। 10 अन्य लोगों में पंडित, बैंड वालों को शामिल किया गया है। बारात और प्रोसेशन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। विवाह आयोजन के लिए अनुमति की बाध्यता भी नहीं रहेगी।
एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने शुक्रवार को वैवाहिक एवं मांगलिक आयोजनों के लिए संशोधित आदेश जारी कर दिया। इसके मुताबिक विवाह आयोजन के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, बस विवाह समारोह में शामिल होने वालों की सूची पुलिस थाने में देनी होगी। एक मां अपने नवजात शिशु को जन्म देने के बाद उसे छोड़कर चली गई, जिसके बाद नवजात शिशु की हालत बिगड़ने लगी। नवजात शिशु को उपचार के लिए देवास जिले के अमलतास अस्पताल में भर्ती किया था। अब बच्ची स्वस्थ हो गई है और उसे डिस्चार्ज कर दिया है। दरअसल पूजा वर्मा ने इंदौर के MY हॉस्पिटल में 24 मई को एक नवजात बच्ची को जन्म दिया, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 28 मई को पूजा वर्मा नवजात बच्ची को छोड़कर चली गई। इसके बाद बच्ची की तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। परिजनों ने बच्ची को अमलतास अस्पताल में भर्ती कराया, जहां लगभग 22 दिन तक उसका इलाज चला और अब वह बिल्कुल ठीक है। शुक्रवार को उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो यहाँ लाया था देवास, पहले देवास दिखाई कल्याणी देवी, वो आगर से आई थी उसके पेड़ से। फिर उज्जैन ले है, उज्जैन 4 दिन रखी, 4 दिन से MY में शिफ्ट करवा दी। फिर ऑपरेशन हुआ उसका और लड़की हुई ऑपरेशन से, और 3 दिन बाद में शांत हो गई। बहुत ही प्रेशियस बच्चा है, इसने बहुत लड़ा है, माँ को खो दिया है और अति गंभीर स्थिति से निकल के बाहर आया है। तो प्रेशियस बच्चा है, साथ में कम वजन का बच्चा है, तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इस सब के बारे में इनकी दादी को, पापा को समझाया गया है। 3 दिन तक हमारा आखिरी अभी डिस्चार्ज प्लान करने से 3 दिन पहले तक हमारा यही प्रयास रहा है कि हम उनको अच्छे से 3 दिन तक हमने उनको समझाया कि बच्चे का कैसे ध्यान रखा जाए, कैसे हाइजीन मेंटेन किया जाए, कैसे बच्चे को दूध पिलाना है, ये सब उनको समझाया गया। अब वो कॉन्फिडेंट है, हम भी कॉन्फिडेंट है कि बच्चा आगे अच्छे से संभाल सकता है। थैंक यू। रतलाम में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। दरअसल TIT रोड पर रहने वाला हितेश जेठानी TCS कंपनी के अहमदाबाद ऑफिस में पदस्थ था। कोरोना काल होने के कारण वह फिलहाल वर्क फ्रॉम होम पर था और रतलाम में रहकर ही काम कर रहा था। गुरुवार रात वह अपने कमरे में सोने गया था। शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे जब उसका कमरा नहीं खुला तो मां ने दरवाजा खटखटाया। बहुत आवाज देने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला तो दरवाजा तोड़कर परिजन कमरे में घुसे तो हितेश फांसी के फंदे पर लटका था। ASI AS भवरेला ने बताया कि सुसाइड का कारण अब तक अज्ञात है। हितेश पिता सुरेश जेठानी है, जाति सिंधी है, उम्र 23 साल के हैं, TIT रोड रतलाम के निवासी हैं और आज सुबह करीब 6:30 बजे उन्होंने फांसी लगाई है। प्राथमिक तौर पर अभी कोई कारण ज्ञात नहीं हुआ है और उनके जो परिजन हैं वो यहाँ उपस्थित है। डेड बॉडी का PM करवाया जा रहा है। सोनोग्राफी एवं CT स्कैन मशीन स्थापित करने के 8 प्रस्तावों को जिला सलाहकार समिति ने मंजूरी दे दी। CMHO की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में तराना के डॉक्टर अनिल पलोड़ के सहज सोनोग्राफी सेंटर के मामले में हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर देखने के बाद विचार करना तय किया। RD गाड़ी मेडिकल कॉलेज और पुष्पा मिशन अस्पताल की सोनोग्राफी मशीन के नवीनीकरण का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। जिले में अब तक 31.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। सबसे ज्यादा 80 मिलीमीटर बारिश नागदा एवं सबसे कम 9 मिलीमीटर बारिश तराना में हुई। पिछले साल अब तक 69.1 मिलीमीटर बारिश हुई थी। जोड़ों के दर्द से निजात दिलाने के लिए आगर रोड स्थित धनवंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज में जांच शिविर 21 और 22 जून को लगेगा। प्राचार्य JP चौरसिया ने बताया कि डॉक्टर नरेश जैन सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक परीक्षण करेंगे। इस दौरान मरीजों को औषधियों का वितरण भी किया जाएगा। घटिया जनपद में आने वाला कोयला खेड़ी तालाब 10 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। 49.40 हेक्टेयर में फैले तालाब को लीज पर देने के लिए जनपद पंचायत ने आवेदन आमंत्रित किए हैं। नागदा के पिपलिया मोलू के गोदाम का मुआयना करने पर राज्य खाद्य आयोग के सदस्य किशोर खंडेलवाल को गेहूं में घुन लगी मिले। यह गेहूं आटे में तब्दील हो रहा था। शाखा प्रबंधक विनोद शर्मा द्वारा भंडारित गेहूं का रखरखाव ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा था। प्रबंधक पर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। शिप्रा को सदा प्रवाहमान बनाए रखने के लिए रूपांतरण संस्था ने संगोष्ठी की। जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष विभाष उपाध्याय ने कहा कि नदी को जीवित रखने के लिए मनुष्यों को संवेदनाएं रखनी होगी। इंदौर के शशिकांत अवस्थी ने बताया कि इंदौर में 1500 छोटे बड़े तालाब समाज के सहयोग से बनाए गए। रवि लंगर, सचिन शिंपी, सोनू गहलोत, राजीव पहावा, डॉक्टर विमल गर्ग ने भी अपने विचार रखे। संचालन शिव प्रसाद मालवी ने किया। आभार राजीव पहावा ने माना। योग दिवस पर 21 जून को ऑनलाइन योगा अभ्यास कराया जाएगा। योग के साथ घर पर रहें थीम पर सुबह 7 से सुबह 7:45 बजे तक योगा अभ्यास कराया जाएगा। योग दिवस पर 21 जून को जिले में महा टीकाकरण अभियान चलेगा। एक ही दिन में 75,000 टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिन 18 साल से ऊपर वालों को बगैर रजिस्ट्रेशन के ही टीके लगाए जाएंगे। कोल इंडिया CSR फंड से जिला अस्पताल में 50 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। सांसद अनिल फिरोजिया की पहल पर कोल इंडिया ने 25 लाख की राशि जारी कर दी है। जल्द ही प्लांट का भूमि पूजन होगा। गेल इंडिया ने जिला अस्पताल को 2 वेंटिलेटर दिए हैं। अगले सप्ताह दोनों वेंटिलेटर अस्पताल में स्थापित हो जाएंगे।
आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।